ये कभी किया है क्या? हाँ सर। बाल्टी में पानी भर लेना और तुमको बाल्टी का बेस ऊपर दिखने लगता है। अब मान लो उस बाल्टी के बेस में तुमने एक कॉइन गिरा दिया, तो तुम्हें लगता है हाथ डाल के कॉइन आ जाएगा, एंड सडनली यू नोटिस कि हाथ थोड़ा और अंदर डालना पड़ रहा है। ये तुम अपने घर पे भी देख सकते हो कर कर। ऐसा हुआ है कभी? हाँ सर। हाँ सर। अगर तुम्हारे साथ ऐसे कभी भी हुआ है तो तुम उसको रिफ्रैक्शन के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड, अच्छा, तारों के लिए एक वर्ड हमेशा लिखा जाता है, चमकता हुआ। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? ट्विंकलिंग नहीं। स्टार्स, है ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये तारे, ये कोई स्विच तो नहीं है जो बंद हो रहा है, बुझ रहा है, मतलब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। फिर ये ट्विंकलिंग स्टार्स क्यों बोलने लगे लोग? कुछ होता है ऐसा कि वो एक पल के लिए लाइट दे रहा है, एक पल के लिए नहीं दे रहा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये ट्विंकलिंग स्टार्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से सारे ऑथर्स ने यही लिखा है, एंड हमने यही देखा है बेसिकली। स्टार्स द ट्विंकल, चमकते हैं ना, ऐसे लगते हैं कि जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो ये ट्विंकलिंग स्टार्स को अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना है तो तुम रिफ्रैक्शन से ही कर सकते हो। नेक्स्ट एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है, now this is a matter of common experience, that अगर किसी वाटर में तुमने एक स्टिक को इंट्रोड्यूस किया है, you will notice that the portion of the stick in the water is not in the line with the portion outside the water. Now what do I mean by this? The thing is that when there is a vessel of water, इस पानी में सपोज तुम एक स्टिक इंट्रोड्यूस करते हो, ये जो स्टिक की लाइन बाहर है, पानी के अंदर ये तुम्हें सीधी नहीं दिखती है, ये तुम्हें थोड़ी सी बेंड दिखेगी ही दिखेगी। अगर तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करना है बेंडिंग ऑफ स्टिक when immersed obliquely in a water, bending of stick when immersed obliquely in the water, the portion in the water, the portion of stick in the water is not in the line with the portion that is outside the water. ये सेम लाइन में नहीं है। अगर तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करना है तो भी तुम्हें रिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सूरज जब फिजिकली हमारी आंखों के सामने आ रहा होता है, व्हेन सनसेट इज हैपनिंग, इज इन द प्रोसेस, सूरज पूरा फिजिकली हमारी आंखों के सामने आता है, उसके कुछ सेकंड्स पहले हम उसको देखने लगते हैं। उल्टा भी सही है, सूरज जब सेट हो जाता है, हॉराइजन से नीचे आ जाता है, उसके कुछ पल बाद भी हम सूरज को देख पाते, कुछ पल। अगर आपको ये भी एक्सप्लेन करना है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। इतना सब कुछ तुम्हारे चारों तरफ हो रहा था, वो सब का आंसर रिफ्रैक्शन अपने पास लेके बैठा है। रिफ्रैक्शन को समझने के बाद तुम ये सब कुछ खुद भी समझ सकते हो एंड किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके कुछ कॉमन एक्सपीरियंस। पहला क्या बोला मैं? बेंडिंग ऑफ any Stick when stick, immersed in water. bending of any stick immersed obliquely in water. दूसरा, twinkling of stars. Twinkling stars. तीसरा, base of water tank appears to be shallower
than what it is. A coin placed in the base of any water tank appears to be raised, एक बाल्टी में पानी भरकर एक कॉइन गिरा देना, तुम्हें वो कॉइन थोड़ा ऊपर दिखेगा पर वो है और भी अंदर। अच्छा है अंदर पर दिख क्यों रहा है ऊपर, वो समझेंगे। और एक साइंस में सबसे खूबसूरत चीज मतलब जो एक्सप्लेन की थी हमने, तुमने हॉवरिंग का नाम सुना है कभी? हॉवरिंग क्या होता है? एक चील कभी कभी पंख फैलाकर फ्लाइट नहीं लेती है, एक ही जगह पर खड़ी होकर पंख फैला रही होती है। I don't know whether you have observed this somewhere in television or you have heard of this. किसी ने डिस्कवरी में कभी ऐसा नोटिस किया है क्या? একটা চিল একই জায়গায় থেকে আকাশে ওই পাখাগুলো স্পিডে মুভ করতে থাকে কিন্তু ফ্লাইট করছে না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं हॉवरिंग। ये कभी नोटिस करा है क्या तुमने किसी ने? একটা কোথাও দেখেছি এরকম। দেখেছো? যদি দেখে থাকো ইউ আর ওয়ান্ডারফুল। এটা ও কেন টিভিতে যেখানেই দেখে থাকো, মানে যদি দেখে থাকো, এটাও কেন করে মানে জানলে, আজকে ক্লাসটা করি আগে, জানলে অবাক হয়ে যাবে। নেচার ইজ সো বিউটিফুল and we think we are beautiful, we are fools. nature is beautiful. अब ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सर वो 3 नंबर पॉइंट क्या लिखे हैं? base of water tank appears to be shallower than what it is. अच्छा ठीक है। इसके पहले मैं तुम लोगों को छोटा छोटा 2-3 चीज बोल देता हूँ। अगर तुम्हें कोई पूछे रिफ्रैक्शन इतना पढ़ने के बाद व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो 2 पॉइंट कहना है तुम्हें, 2 पॉइंट कहना है तुम्हें। सब बता दिए थे। क्या बोल दिया था? हाँ अच्छा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया था। एंड कंडीशंस व्हेन नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बोला था क्या? ना। कंडीशंस व्हेन नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। अगर ऐसा भी तुम्हें पूछता है तो 2 आंसर तुम्हें देना है। पहला, मानो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, 2 अलग अलग मीडियम है, पर कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा कंडीशन है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 ये मानो एक्सीडेंटली इंसिडेंटली सेम है। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम्स आर सेम, practically no bending of light will take place, we say no refraction occurs. when refractive এটা কখনো হয়? হ্যাঁ হবে না কেন? তুমি গ্লাস বানাতে গিয়ে, এটা পরে আসছে, গ্লাস জাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে এটা অবজার্ভ করবে তুমি। जब 2 मीडियम से तुम काम कर रहे हो और मान लो इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली ये दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गए किसी वजह से, you will observe no bending of light and the conclusion is no refraction occurs. So पहला कंडीशन जहां रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं होगी, when both the mediums have same refractive index. When both the mediums have same refractive index. दूसरा जो कंडीशन है वो ऐसा है कि अगर किसी सरफेस पे लाइट ऑब्लिकली नहीं गिरी, मैंने अभी तक रिफ्रैक्शन पढ़ाते वक्त टाइम एंड अगेन एम्फसाइज किया था, लाइट ऑब्लिकली आ रही है, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाकर, लाइट ऑब्लिकली आ रही है,
नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाकर है, लाइट ऑब्लिकली आ रही होगी, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाकर है। मान लो लाइट नॉर्मल के साथ एंगल ही नहीं बनाई, नॉर्मल के ऊपर कोइंसाइड करके आ रही है। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली इन द सरफेस, light is incident normally in the surface, and you will notice, observe that here also there is practically no bending of light, actually no bending of light। तो अगर लाइट का बेंडिंग नहीं हो रहा तो लाइट के साथ कुछ भी अलग नहीं होगा क्या? हाँ होगा। स्पीड विल डिक्रीज फॉर श्योर, स्पीड विल डिक्रीज certainly, but with no bending, स्पीड लाइट की कम हो जाएगी जैसे वो एक मीडियम में जा रही है, पर ऐसे केस में तुमको लाइट की बेंडिंग में कोई मजा नहीं आने वाला। लाइट बेंड नहीं होगी, वो जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। when light okay when light is incident normally on the surface, on the separating surface of two medium, when light is incident normally on the separating surface, on the separating surface of two mediums, certainly its speed, certainly there is change, in the speed of light, but with no bending, लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। अगर वो डेंसर मीडियम में है तो कम हो जाएगी, अगर वो रेयरर मीडियम में जा रही है तो बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने चेंज लिख दिया। Certainly there is change in the speed of light, but with no bending। जरा सा भी बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं करोगे तुम। ये दो कंडीशन है जहां हम कहते हैं लाइट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट। लिख लो। अब मैं तुमको पहले रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ पढ़ाता हूँ तुमको, मतलब स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। टू कंडीशंस वेयर नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर हो गया है लिखना तो मैं रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ लिखना शुरू करूं? यस सर। ओके, नहीं और कंडीशन नहीं। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, इसको समझाने के लिए ऊपर है। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, इसको समझाने के लिए मैं तुमको एक सिचुएशन में ले जा रहा हूं। एक बकेट ले लेते हैं, उसमें एक कॉइन गिरा देते हैं और एक स्केल से, अच्छा उस बकेट में पानी नहीं डाला है अभी, बकेट में सिर्फ खाली बकेट में सिर्फ कॉइन डाल दिया और स्केल से उस कॉइन का डेप्थ मेजर कर लिया कि वो बकेट कितना गहरा है। जितना भी गहरा है कॉइन उसके नीचे रखा है। अब उस बकेट में पानी डाल देते हैं एंड हम ऑब्जर्व करेंगे जो मुझे अपीयर होगा वो है नहीं, मुझे जो अपीयर हो रहा है उसे ही बोल रहा हूं एपरेंट। तुमने पहले बिना पानी डाले जो मेजर किया था वो रियल डेप्थ है उसका। अब एक पानी डालने के बाद तुम्हें एक डेप्थ है जो अपीयर होगा, वो थोड़ा ऊपर होगा, तुम्हें लगेगा कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया। जो डेप्थ अब तुम नोटिस करोगे पानी में डालने के बाद, द डेप्थ दैट अपीयर्स, द डेप्थ that appears to be, the depth that appears to be but is not the real one। जो appear होगा
वो उसका एक्चुअल डेप्थ नहीं है। एक्चुअल डेप्थ को तो हमने रियल डेप्थ नाम बोल ही दिया है। तो जो अपीयर हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूं एपरेंट डेप्थ। एंड ये हमेशा होगा कि एपरेंट डेप्थ is less than the real one, the real depth। अब ये क्यों होता है उसी को हमें पढ़ना है। दो तरह के डेप्थ, एक तो वो जो रियल है मतलब बॉडी का, और एक वो जो तुम्हें अपीयर हो रहा है। अब ऐसा क्यों है एंड इसका रिलेशन क्या है, कैसे निकाल सकते हैं देयर रिलेशन, जो भी है वो देखते हैं कैसे हो सकता है। इसके लिए अब एक सीन इमेजिन कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और तुम तो ट्रिगोनोमेट्री अभी कर ही रहे हो, मुझे 10 साल हो गए करे हुए। ये वाटर इमेजिन कर लो, अच्छा अब की बार बॉडी एयर में होगी कि वाटर में होगी? वाटर में। तो मैं एक कॉइन इमेजिन कर लेता हूं, यहां पर एक छोटा सा कॉइन है यहां पर। इस कॉइन में से लाइट दो निकालनी है आपको। पहली लाइट, अच्छा ऐसा नहीं है कि इसमें से दो लाइट निकलती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि इसमें दो लाइट निकलती है, इसमें हजारों लाइट निकल रही है। तुम 2 रे डायग्राम बनाओगे, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मान सकते हो। तो कॉइन में से एक लाइट तुम निकालना सीधी, ये रूल है, सारे मैथमेटिक्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि दो लाइट है, इसमें से करोड़ों लाइट निकल रही है। मैं तो दो पॉसिबल लाइट्स की बोल रहा हूं जो भी प्रेजेंट होंगी। एक लाइट मेरे बच्चों ऐसे सीधी निकाल देना जो सरफेस पे नॉर्मली जा रही है। तो अगर ये सरफेस पे नॉर्मली जा रही है, माना कि मीडियम चेंज हो रहा है वाटर से एयर, पर क्या इसमें रिफ्रैक्शन होगा क्या? नो सर। ये वाटर है, ये एयर है, तो क्योंकि ये नॉर्मल है सरफेस पे, तो तुमको रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, ये लाइट सीधी चली जाएगी, देयर विल बी नो बेंडिंग। अच्छा अब एक लाइट तुम्हें ऑब्लिकली बनानी है। ऑब्लिकली लाइट कैसे बनाओगे? ऐसे एक लाइट तुम ऑब्लिकली बना लो, एंड अब ये लाइट सरफेस पे नॉर्मल तो नहीं है, तुमने जानबूझ के ऑब्लिकली बनाया है, तो तुम एक नॉर्मल यहां खींचो, ड्रॉ अ नॉर्मल। ये एक नॉर्मल बनाने पर बोलो लाइट का रिफ्रैक्शन का फेट क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। Away from normal। हाँ, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल कर देते हैं। ये लाइट अब अवे फ्रॉम नॉर्मल आ गई। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? सर रिपीट कीजिए। क्या नहीं समझी? वो सर वो ये लास्ट वाले में ये सबसे बेसिक चीज जो हम पढ़ते आ रहे वही बोल रहा था मैं। एक बार खुद से सोच के देखो, सर आप और एक बार बोलिए ना, मुझे बस ऑब्लिकली आया, उसके बाद नॉर्मल से ऑब्लिकली आया, तो अब वाटर से एयर में जा रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल पैसेंजर। हाँ वो पता है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? ओ अच्छा, तब ठीक है। तब ठीक है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं, इतनी इजी टॉपिक है। अब तुम अपनी आंखें, मैं तुम्हारी आंखें बना रहा हूं, मानो तुम इस कॉइन को देख रहे हो ऐसे, अब ये तुम्हारी आंखें हैं जो कॉइन को देख रही थी, ठीक है? तुम पता है कॉइन कहां देखोगे? तुम कॉइन को देखोगे जहां पर भी ये दो लाइट तुम्हें मीट करती हुई नजर आएगी। ये लाइट तुम्हें कहां दिखेंगी? लाइट सीधी जाती है, तो अब इसको तुम्हें पीछे खींचना होगा, इसको तुम्हें पीछे खींचना होगा, एंड तुम्हें कॉइन ये बेस पे नहीं
बल्कि ऊपर दिखेगा यहां पर। लाइट जहां पर भी ये दोनों मीट कर रही है, तुम्हें कॉइन यहां पर दिखेगा। कॉइन है कहां पर? यहां पर। तुम्हें दिख कहां रहा है? ये ऊपर। ये जो नीचे वाला डेप्थ है, ये है रियल डेप्थ, और ये जो तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है, इसी को हम नाम देते हैं एपरेंट डेप्थ। और हमेशा एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होगा। ये सारा लाइट ने गेम खेला है तुम्हारे आंखों के लिए। समझ में आया रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ किसे कह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना बेटा, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में, इसको हम बोलेंगे ये शिफ्ट है। और शिफ्ट हमेशा क्या होगा? रियल डेप्थ माइनस शिफ्ट क्या होगा? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट एपरेंट डेप्थ। Apparent depth. अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि शिफ्ट कितना हुआ है, तो रियल डेप्थ तो एक ऐसा है जो तुम्हें पता होगा, पर एपरेंट डेप्थ तो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। एपरेंट डेप्थ तो तुम नहीं बता सकते। अब ये एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे इजी कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं। सबसे इजी कैलकुलेशन क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं। अगर ये कॉइल एयर में होता तो डेप्थ रियल होता कि एपरेंट होता? फिर से बोलिए। एपरेंट। अगर ये कॉइल एयर में होता तो डेप्थ रियल होता कि एपरेंट होता? रियल होता। रियल Real ही होता। तो मैं ऊपर में ए लिख रहा हूं। इस पानी का और एयर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको म्यू लिखा हूं। अच्छा, एयर के साथ कंपेयर किसको कर रहा हूं? ग्लास को कर रहा हूं कि वाटर को कर रहा हूं? वाटर को। वाटर को। वाटर ऊपर को में, हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। ऊपर में क्या लिखा है? एयर की वाटर? एयर। एयर। वाटर में जो डेप्थ होता है वो एपरेंट, और एयर में जो डेप्थ होता है वो रियल। तो न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? रियल डेप्थ। और वाटर में जो होता है वो क्या होता है? एपरेंट। तो यहां लिखूंगा एपरेंट डेप्थ, Apparent. यहां लिखूंगा एपरेंट। ये बात समझे क्या? हाँ सर। अच्छा, एयर, वाटर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एयर वाटर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके बारे में हम पता नहीं कितनी बार बात कर चुके हैं ना। हाँ सर। अब मैं अगर तुमसे पूछूं एपरेंट डेप्थ कैसे निकालोगे, तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? हमेशा रियल डेप्थ बाय माइनस शिफ्ट। ए म्यू डब्ल्यू। क्लियर हुआ ये? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइट से भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब वो ये फॉर्मूला कैसे आता है? अब ये फॉर्मूला कैसे आता है ये मैं तुमको अभी पढ़ाऊंगा। ये डेरिवेशन हमारे सर सिलेबस। हाँ बोलो, पहले ये लिख ले। मेरी बात सुन पहले। बच्चों, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में जरा सा भी नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली मेंशन नो डेरिवेशंस। ये फार्मूला कैसे आता है, मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्यों आया बस वो बताने के लिए। तुम्हें करके नहीं जाना एग्जाम, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। और फॉर्मूला याद कैसे रखा जाना है, वो कौन सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो मैं एम्फसाइज कर चुका हूं। तुमने ऊपर में एयर लिखा है, और एयर में मिलने वाला डेप्थ रियल होगा, इसलिए न्यूमरेटर में रियल डेप्थ। नीचे में वाटर लिखा है मैंने, और वाटर में मिलने वाला डेप्थ एपरेंट होगा, इसलिए डिनोमिनेटर में एपरेंट डेप्थ। बस ये तुम्हें जरा सी बात है जो ध्यान में रखनी है, और रह भी जाएगी अब। और अब तुम्हें क्या एपरेंट फायदा डेप्थ सर, डायरेक्ट अगर शिफ्ट दे दे, हम लोग को शिफ्ट का हाइट दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया, रियल डेप्थ का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे, माइनस करके निकाल देंगे। अब कभी ना दे तो तो ये करना पड़ेगा। हाँ, मतलब तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि टीचर तुम्हें इजी वाला ही देंगे? कुछ मेहनत करो, ऐसा भी दे मतलब सकते अगर हैं। शिफ्ट देंगे तब तो निकाल सकते हैं ना इजीली। हाँ, निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे। तो यहां तक जो भी पढ़ा हमने, सिर्फ यही चीज है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बाकी चीजें अंडरस्टूड होंगी ना। हाँ सर। हाँ, ये हाँ, फॉर्मूला कुछ नहीं समझ आया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स सॉल्व करनी होगी, वो मैं करके दे रहा हूँ। सर सर पहले एक लिख ले। ओके ओके ओके। सर वो डेफिनेशन वाला पार्ट, कौन सा डेफिनेशन वाला पार्ट? एपरेंट और रियल का। अच्छा, लिख लो।
एयर में जब कोई पार्टिकल है तो रिफ्रैक्शन कम से कम होगा, बेंडिंग नहीं होगी लाइट की। जो जिस डेप्थ में पार्टिकल या बॉडी है उसमें से जो लाइट आ रही है, अगर सिर्फ एयर के लेयर्स है तो एज मिनिमम एज पॉसिबल रिफ्रैक्शन होगा और तुम्हें उसका रियल डेप्थ जो है वही ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर आ गया तो लाइट वाटर को पास करके जब एयर में आएगी तो उसको एक ट्रेजेडी, उसको एक बेंडिंग सफर करना होगा। और इस बेंडिंग की वजह से दीप, मैं जहां पर ब्लू कलर बना रहा हूं, ये ब्लू कलर वाली लाइट कॉइल से निकलना शुरू हुई और जैसे ही कॉइल से निकलकर वाटर में जा रही थी तो एक पाथ पे थी और फिर जब एयर में आई तो एक सीरियस वाला बेंडिंग हो गया। और अगर ये सिर्फ एयर रहता तो ऐसा कुछ बेंडिंग नहीं होता, तुम्हें उसका रियल डेप्थ जो है वही ऑब्जर्व होता। और बेंडिंग की वजह से जो समस्या हो गई, तुम जब देखोगे कॉइल को तो तुम्हें कॉइल वहां दिखेगा जहां दो लाइट मीट कर रही है। ये बेंड लाइट को, लाइट सीधी जाएगी, तुम तो सीधी देखोगे, तो इस बेंड लाइट को तुमने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया, जहां ये दोनों मीट कर रही है तुम्हें कॉइल वहां दिख रहा है। तो क्योंकि एयर को छोड़कर एक और भी मीडियम था, लाइट बेंडिंग होगी ही होगी और फिर बेंड लाइट जहां पर भी मीट कर रही है तुम्हें कॉइन वहां दिखेगा। इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहां दो लाइट वेदर दे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, वहीं पे इमेज दिखता है। समझ में आ गया होगा? हाँ सर। शुरू करूं मैं लिखना? नहीं नहीं 2 मिनट। अच्छा, डेरिवेशन करना है क्या? ना सर। मैंने बताइए बताइए। अच्छा ठीक। नहीं हुआ मेरा लिखना, रुकना। हाँ सर हो गया। शुभेंदु कर्मकार, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? यस सर। आप इस हाँ बैच सर। में क्लास करते हैं कि सेंट जेवियर्स वाले में क्लास करते हैं? सर सेंट जेवियर्स बैच में क्लास करता था, टाइमिंग नहीं हो रहा है इसलिए इस बैच में आया था। आप उस बैच में क्लास, उस बैच की टाइमिंग्स में जब क्लास होता है आप वो ज्वाइन नहीं करते हैं क्या? पहले से मैं ये वेडनेसडे और फ्राइडे में पढ़ता हूँ यहाँ पर। नहीं, ऐसा है, उस बैच में मैं फोर्स, वर्क पावर, एनर्जी, मशीन जो कवर करूंगा तो आप वो नहीं कर रहे मतलब? उस बैच में लाइट नहीं पढ़ा रहा मैं, उस बैच में फोर्स खत्म करने के बाद वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया है मैंने। ये चैप्टर्स आपके हो गए क्या यहाँ पर सेंट जेवियर्स एसएमएस के बैच पे या हॉरी चाइल्ड के साथ? अच्छा, क्लास 10 में है आप लोग, 2-4 क्वेश्चन का आंसर्स नहीं देते, मतलब समझ में नहीं आता। बड़े हुए भी हैं कि नहीं हुए? चलिए देखिए, एक कॉइन, इसमें से निकलने वाली दो लाइट, एक लाइट सीधी, एक ऑब्लिकली। जो ऑब्लिकली है उसका बेंडिंग होगा, बेंडिंग होने के बाद इस लाइट को पीछे खींचेंगे जहां पर ये दोनों रे मीट कर रही है। क्योंकि ये रियल इमेज, ये रियल एक रे नहीं है, ये एक इमेजिनरी रे आप पीछे खींच रहे हैं, तो आपको ये रियल डेप्थ नहीं, एपरेंट डेप्थ मिल रहा है। अब इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B,
इसको नाम दे रहा हूं मैं ए, यहां पर ए नाम दे रहा हूं, इसको बी नाम दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं के। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। चलिए बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ कि ना? हाँ सर। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम्म। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना? सर। दो पैरेलल लाइन ऐसे अगर खींच जाती है तो इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं इन दोनों को? अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अगर आई है तो इसको आई लिख दूं, कुछ गलत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, दो लाइन ऐसे क्रॉस किए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये आर है तो ये पूरा क्या होगा? आर होगा ना? अच्छा, ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा ना? बताइए। हाँ वेरी गुड। चलिए अब थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं। मेरी मैथ्स बहुत खराब है, आप मुझे बताते रहना कि कैसे क्या किया जाता है। अगर मैं इन ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं, अच्छा इसको नाम दे देते हैं आई, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, सब सही बैठ गया। अगर मैं ओ ए बी की बात करूं तो साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं? सर ये वाला क्यों लिखूं? ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ये इसका एक डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला का जन्म हुआ तो कैसे हुआ। किसी को सपना आया क्या? रियल डेप्थ को एपरेंट डेप्थ से डिवाइड करो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को सपना आया, हमने मैथमेटिक्स किया था तभी पता चला। सो इन ट्रायंगल सर, वो ए बी का, ए बी तो जॉइन ही नहीं है, ट्रायंगल तो नहीं है। हाथ बात करते हो गया तो वो 90 डिग्रीज में है। हाँ, तो हाँ ये 90 डिग्री हो गया ना, सरफेस थोड़ी ऐसा है, सीधा सीधा मान रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो ठीक इन है। साइन आई क्या होगा? ए बी बाय ओ बी। ओ ए बाय, अरे बताइए। ओ ए बाय ओ बी। ओ ए बाय ओ बी तो ये तो नहीं, परपेंडिकुलर बाय ए बी बाय ओ बी होगा ना? ए बी बाय ओ बी होगा, बट ओ ए बाय ओ बी बोल रहा है यार। ए बी बाय ओ बी होगा, ए बी बाय ओ बी होगा ना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये समझे क्या? हाँ सर। ए बी बाय ओ बी। अच्छा अब बताइए, इन ट्रायंगल आई ए बी साइन आर क्या लिखूं? ए बी बाय आई बी। ए बी बाय आई बी, कोई दिक्कत ना नहीं। अब अगर मैं साइन आई और साइन आर का रेशियो लेता हूं तो क्या होगा? ए बी बाय ओ बी इंटू ए बी इंटू आई बी, यही होगा। ए बी कैंस, तो क्या आ गया? आई बी बाय ओ बी ना, आई बी बाय ओ बी। अच्छा अब एक बड़ी सिंपल सी चीज है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, if angle of incidence is very less, मैंने डायग्राम बनाने के लिए तुमको दिखाया कि दो रे दूर दूर पर है। आप ऐसा अज्यूम करो कि ये दो लाइट बहुत पास है, मतलब ये वो लाइट है जो नॉर्मली आई है और ये वो लाइट है जो ऑब्लिक गई है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बहुत करीब है, बहुत छोटा है। ये मानने में कोई असुविधा होगी क्या तुम्हें? नहीं। If angle of incidence is very less, we consider it is of no, it is evident to consider, negative statement में क्या लिखूं बताना, तो it is evident to consider that हिंदी में लिख दीजिए, that B will lie very close to A। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? पूरे डेरिवेशन का बस यही एक गेम है। अगर I बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो B A के करीब होगा, ये मैं मान सकता हूं क्या? हाँ। और अगर ऐसा है
तो मैं ये भी लिख सकता हूं ओ बी इज मोर और लेस इक्वल टू ओ ए, OA. आई बी इज मोर और लेस इक्वल टू आई ए। अरे लिख सकता हूं क्या? हाँ हाँ अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? आई बी को मैं क्या लिख सकता हूं? आइए, और इसको क्या लिखूंगा? अरे ये क्या, ओबी को क्या लिखूंगा? ओए। ओए अच्छा, OA. आइए क्या है? apparent depth Apparent depth. साइन आई साइन आर एपरेंट डेप्थ, और ओए को क्या लिखूंगा?